नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ कैमरा। राजनीति से लेकर ब्यूरोक्रेसी तक वो खबरें जो आमतौर पर आपने न देखी होती है, न सुनी होती है, न आप उसके बारे में जानते हैं, न पढ़ा होता है। गपशप वाली खबरें लेकर मैं फिर से आया हूं। 4-5 खबरें हमारे पास हैं। अभी आप किसी से पूछेंगे मौसम कैसा है, तो लोग जवाब देंगे गर्मी का मौसम है, प्रचंड गर्मी है। बीच बीच में आंधी तूफान भी आ जाता है, थोड़ी हल्की बारिश भी हो जाती है। लेकिन यूपी में इन दोनों मौसम गर्मी का नहीं है, ट्रांसफर का है, तबादलों का है। जी हाँ, 15 जून तक यूपी में ना तबादले होते हैं हर विभाग में, छोटे रैंक से लेकर के बड़े रैंक तक के अफसरों के, कर्मचारियों के। लखनऊ में सारे विधायक डटे हुए हैं, सबके पास कई सारे पैरवी हैं, एप्लीकेशन की फाइल भरी पड़ी हुई है। जिस मंत्री के यहाँ जाइए लगता है जैसे मेला लगा हुआ, मेला। किसी भी बड़े अधिकारी के पास जो अपने अपने विभाग के हेड हैं, उनके दफ्तर चले जाइए, ऐसा लगता है कि तिल रखने की भर की जगह नहीं है। ऑफिस के अंदर सारी कुर्सियां भरी होती हैं, बाहर वेटिंग रूम भरा होता है, कुछ लोग खड़े नजर आते हैं। मतलब अजीब सा मेला लगा हुआ है, सब किसी न किसी की पैरवी के लिए पहुंचे रहते हैं। तो ऐसी ही एक कहानी है, जब एक भौकाली विधायक के लिए ना मुसीबत के दिन आ गए। वो समझ ही नहीं पाए कि अब जवाब दें तो क्या दें। पूरी कहानी विस्तार से बताता हूं। एक ऐसा विभाग है जहां बहुत सारे इंजीनियर हैं, बड़ा विभाग है। उस विभाग के मंत्री बनने के लिए, उस विभाग का प्रमुख सचिव बनने के लिए बड़ी होड़ मची होती है। वो सौभाग्यशाली होते हैं जिनको वो विभाग मिलता है, क्योंकि कहा जाता है कि उस विभाग में बहुत सारे काम होते हैं। आप खुद ही समझ गए होंगे। एक भौकाली विधायक जी हैं, गाड़ियों के काफिले में चलते हैं, उनके खूब रील उल भी बनते हैं। एक से एक महंगी गाड़ियां हैं, आगे पीछे सुरक्षा गार्ड गनर भी होते हैं। उनका भौकाल टाइट है, मतलब उनका अपना रुतबा है भाई। बीजेपी के विधायक जी हैं, पहुंचे एक विभाग के बड़े अधिकारी यानी प्रमुख सचिव के यहाँ। तो विधायक जी तो कभी भी किसी अधिकारी के यहाँ पहुंच सकते हैं, उनको पर्ची उर्ची देने की जरूरत नहीं है, प्रोटोकॉल ही है। और घुसे, जब कमरे के अंदर गए, एक भी कुर्सी खाली ही नहीं थी। सब पर कोई न कोई माननीय बैठे थे, बीजेपी के कोई संगठन के नेता बैठे थे, कहीं कुछ और बैठे थे। पूरा भीड़ लगी हुई थी, कुछ इंजीनियर साहबान भी बैठे थे। खड़े होकर के नमस्कार किया प्रमुख सचिव महोदय ने, हाथ भी मिलाया। फिर बाहर से कुर्सी आई, कुर्सी पे भौकाली विधायक जी बैठ गए, पांव पे पांव चढ़ा करके। पूछा प्रमुख सचिव महोदय ने, कैसे आना हुआ आपका? हाँ बताते हैं। वो चाहते थे कि लोग कम हो जाए ना, थोड़ा 1 to 1 बात कर ली जाए। मामला कुछ ऐसा रहा होगा उनके मन में था, यहाँ लोगों की भीड़ कहाँ कम होने वाली है। लेकिन जब देखा सामने में लंच का समय हो रहा है, तो प्रमुख सचिव महोदय तो जाएंगे ही, तो भीड़ छटेगी ही। काहे कि भीड़ छटेगी? सबने अपनी अपनी पैरवी भी कह दी कि फलाने इंजीनियर को वहां से वहां ट्रांसफर कर दीजिए, फलाना इंजीनियर वहां उसको हटा दीजिए, अच्छा काम नहीं करा, इलाके के लोग हैं। कोई ना कोई भाई, अब ट्रांसफर कराने जाएंगे तो कोई ना कोई वजह तर्क तो देंगे। तो भीड़ लगी हुई थी, कोई हटा ही नहीं। और ऊपर से कुछ लोग आ गए, कुछ खड़े भी थे ऑफिस के अंदर में। फिर पूछा प्रमुख सचिव महोदय ने कि भाई विधायक जी, सब हालचाल ठीक है, बताइए कैसे आना हुआ? फिर मुस्कुरा दिए। प्रमुख सचिव महोदय उठे, निकले वहां से, लिफ्ट आ गई थी। तो कैसे आए, कोई खास बात? तो उन्होंने एक इंजीनियर की पैरवी की। अब इंजीनियर का मामला भी बड़ा फंसा हुआ था, उनके खिलाफ जांच चल रही थी। तो पहले जांच खत्म करवाइए, फिर उनका प्रमोशन करवाइए, और फिर उनका ट्रांसफर करवाइए। वो डबल डोज आपने कोरोना टाइम में सुना होगा, ये तो ट्रिपल डोज था। जांच खत्म करवाइए, प्रमोशन करवाइए, और फिर उनका ट्रांसफर करवाइए। तीनों बातें उन्होंने कही। प्रमुख सचिव मुस्कुराए, लिफ्ट की तरफ बढ़े। फिर उन्होंने अपने साथ जो सचिव था उसको कहा कि फलाने को बुलाओ जरा। तो एक सज्जन आए, फाइल लिए हुए। तो उन्होंने विधायक जी को पूछा कि आप इनको जानते हैं? कहा नहीं, मैं तो इन्हें नहीं जानता हूं। तो उन्होंने उस इंजीनियर को कहा कि ठीक है, अब जाओ। फिर लिफ्ट की तरफ दोनों विधायक भी बढ़े और प्रमुख सचिव भी। लिफ्ट में प्रमुख सचिव ने विधायक से कहा, आप जिसकी पैरवी कर रहे थे ये वही इंजीनियर था।
हैरानी की बात यह है कि जिसकी पैरवी करने गए थे उसके बारे में विधायक जी को पता ही नहीं था। फिर उन्होंने कहा प्रमुख सचिव ने कि ऐसे पैरवी मत किया करिए। आप तो कह रहे थे कि आपका जानने वाला है, दूर का रिश्तेदार है, आप तो उसको पहचानते भी नहीं, तो झूठ क्यों बोला आपने? यही बात आप साफ से कह देते। जब लिफ्ट खुला नीचे गाड़ी के पास आने से पहले विधायक जी के चेहरे पे हवाइयां उड़ रही थी। ट्रांसफर एक इंडस्ट्री है, सरकारें आती रहीं, बदलती रहीं, लेकिन ये बात यकीन मानिए, और इसमें लाखों करोड़ों के वारे न्यारे भी होते हैं। सुविधा शुल्क जिसे कहते हैं। अब आप जरा गेस लगाइए कि कौन होंगे भौकाली विधायक काफिले वाले। अगर आपको पता चले तो बताइएगा। अब ये मत कहिए कि मैं पूरे हिंट नहीं देता हूं, बहुत सारा हिंट दे दिया, बताइएगा आप। छोटा हो या बड़ा, बीजेपी के हर नेता में या फिर कह लें कि कार्यकर्ता में भी कौन सी बात कॉमन है आजकल? एक बात बड़ी कॉमन है, सबके चेहरे और मन में एक ही सवाल है, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, बीजेपी का यूपी अध्यक्ष कौन होगा? और पता नहीं इस सवाल का जवाब जो है लगातार खिंचता चला जा रहा है। कहां तो मार्च में होना था, अब हम जून में आ चुके। कुछ दिनों पहले बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष लखनऊ पधारे थे। एयरपोर्ट पर लोगों ने उनकी अगवानी की। एक कार्यक्रम था संगठन का, बड़ा कार्यक्रम किया गया। सीएम से लेकर डीसीएम तक, मतलब मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक सब लोग थे। बीएल संतोष थोड़े कड़क स्वभाव के माने जाते हैं। मतलब सब नेता का अपना अपना स्वभाव होता है, बात करने का तरीका होता है। और चूंकि वो दक्षिण भारत के हैं, साउथ इंडिया के हैं, तो उनकी हिंदी कमजोर है, तंग है। कभी कभी वो जो कहते हैं ना, उसका अर्थ कुछ और होता है जो उनके मन में, लेकिन अनर्थ हो जाता है। इसके 2-3 किस्से बड़े मशहूर हैं कि जब वो क्या कहना चाह रहे थे वो क्या से क्या निकल गया। तो जब वो मंच पर स्पीच देने जाते हैं ना, तो उसके लिए पूरा होमवर्क करते हैं, बड़ी तैयारी करते हैं। पता नहीं कहा आम और निकल जाए अमृत, तो फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मीडिया वाले सब भी बुलाए गए थे, अब इतना बड़ा खतरा कैसे मोल लेते। एक बीजेपी के नेता, संगठन के नेता, बड़ी आवभगत में लगे थे बीएल संतोष जी की। वो कहते हैं ना कि जब कोई बहुत मीठा बोलने लगे तो शक होने लगता है। अतिशय विनम्रता, मतलब जितना जरूरी है उससे ज्यादा ना, चीनी भी, कोई मिठाई भी अच्छी हो, ज्यादा खा लीजिए तो अपच हो जाता है। तो एक नेताजी थे, बीजेपी के नेता हैं, बड़ा आगे पीछे कर रहे हैं बीएल संतोष जी के। एयरपोर्ट से लेकर के जहां जाए, ऐसे लगे कि मतलब चिपक ही जाएंगे बीएल संतोष जी के। अब उनके मन में क्या था? किसी मेवे की उम्मीद थी कि बीएल संतोष जी की कृपा हो जाएगी, बरस जाएगी, तो कुछ और हो जाएगा। ये तो उनका मन जाने। बहरहाल हम आते हैं असली टॉपिक पर। अब जो घटना होने वाली है, वो बीएल संतोष जी के लगातार छोड़ ही नहीं रहे थे। जहां जाएं बीएल संतोष जी, वो हम आपके लिए कर दें, ये कर दें, क्या कर, मतलब बिना बात के बात भी पूछे जा रहे थे। बीएल संतोष जी बैठे, पार्टी के, संगठन के कई बड़े नेता भी उनके साथ बैठे हुए थे। तो उन्होंने उनको अपनी तरफ बुलाया, उस नेता, अमुक नेताजी को, और कहा कि भाई आपने तो मुझे मतलब एकदम घेर लिया है। और कहा अगर आज मेरी हिंदी अच्छी होती, मैं हिंदी अच्छा बोल लेता, जानकारी होती, नॉलेज होता, तो इतनी गालियां देता कि आप अपना नाम भी भूल जाते। सारे लोग सन्नाटे में, भाई ये क्या हो गया। थोड़ी देर के लिए तो ऐसे लगा जैसे कि वहां पर बिल्कुल सन्नाटा, खामोशी, किसी को कुछ सूझ ही नहीं रहा कि बीएल संतोष तभी बात करे, अचानक से इतने गर्म कैसे हो गए। अब उस नेताजी के तो समझिए कि बैटरी फ्यूज हो गई, हाथ पांव फूले हैं। अभी भी जब वो बाहर निकलते हैं ना, तो उनके चेहरे पर ना हवाई उड़ी होती है। पता नहीं बीएल संतोष जी ऐसा बोल के गए हैं, क्या करेंगे। आपको पता चला कौन है नेताजी जो बड़ा आगे पीछे करने वाले हैं? सोचिएगा, कुछ ना कुछ तो दिमाग में घूमेगा ही। बताइएगा अगर आपको पता चले तो। अब नेताओं की तो बात हो गई है, नेता, नगरी, पार्टी, पॉलिटिक्स, सबकी चर्चा हो गई है। अब बात एक आईएएस अफसर की, वो भी सीनियर आईएएस अफसर,
पार्टी, डिनर, कॉकटेल, आईएएस अधिकारी, होटल, बिल, और बिल पर हो गया बवाल। पूरी कहानी विस्तार से। एक बड़े विभाग के प्रमुख हैं यूपी में, उनके कुछ दोस्त जो है वो दिल्ली से आए थे वो तीर्थाटन करने के लिए। आजकल गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, बच्चों की भी स्कूल की छुट्टियां हैं, तो वीकेंड्स के टाइम में उनके दिल्ली के कुछ दोस्त आ गए। उसमें कुछ अधिकारी भी थे, कुछ उनके दोस्त भी थे कॉलेज के दिनों के। ये लोग अयोध्या, बनारस सब गए थे दर्शन करने के लिए, लौट के आए लखनऊ। तो आईएएस अधिकारी महोदय ने उनके लिए एक डिनर का आयोजित किया। भाई इतने सारे दोस्त आए तो डिनर तो बनता है ना, पार्टी तो बनती है ना, तो उन्होंने भी पार्टी दे दी एक अच्छे होटल में। ताज में नहीं, ताज में पार्टी करने से लोग बचते हैं, वहां बहुत लोग आते जाते रहते हैं, तो बात फैल जाती। मतलब ये लोग बताते हैं मुझे कि ऐसा ताज में कोई बड़ी पार्टी करने से बचते हैं। अब नाम नहीं बताऊंगा कौन सा होटल है, चले जाएंगे आप वहां सीसीटीवी ढूंढने के लिए तो फिर मुश्किल हो जाएगी, पर्दा रहने दीजिए। तो हुआ यूं कि उन्होंने रूफटॉप पे पार्टी दी। रूफटॉप मतलब होटल के बिल्कुल ऊपर वाला जो फ्लोर होता है, छत पे खुले में ढिंचाक पार्टी हुई। अब पार्टी ढिंचाक हुई, देर रात तक चली। तो जब पार्टी हुई ढिंचाक तो बिल भी आ गया ढिंचाक। उन्होंने अपने 2-3 अधिकारियों को कह रखा था कि भाई देखो, होटल में पार्टी सार्टी कर रहे हैं, इतने सारे लोग हैं, इतनी भव्य पार्टी होगी तो बिल भी उसी हिसाब से आएगा, तुम लोग थोड़ा मैनेज कर लेना, बिल कम करवा देना। चलो पार्टी हो गई, खत्म हो गई। बिल आया, बिल उन्होंने देखा मोबाइल पे, माथे पे हाथ रख लिया। अरे भाई, दोस्तों के चक्कर में तो मेरी बैटरी ही निकल गई। दोस्त खा पी के ना फुर्र हो चुके थे अपने अपने गंतव्य पर, स्वस्थानम गच्छ। और फंस गए कौन? जिन्होंने दावत दी थी। अब दावत देना था, भाई इतने बड़े विभाग के हेड हैं, जलवा है, भौकाल है। बिल आ गया, अब उनकी चिंता बढ़ गई। साहब बीपी की दवा भी खाते हैं, ये वो खुद बताते हैं कि मैं बीपी की दवा खाता हूं। तो टेंशन और रहा होगा, क्या किया जाए। अब उनकी अपनी इज्जत की पड़ी हुई थी, कैसे होटल को फोन करें। उन्होंने अपने नीचे के अधिकारियों को लगाया, भाई ये क्या है, इतना बड़ा बिल कैसे आ गया। तो उनका जो विभाग है ना, वो होटल जितने भी बड़े प्रतिष्ठान होते हैं वो सब उस विभाग से डरते हैं कि भाई कहीं ऊंच नीच हो गया ना तो अपनी तो बैंड बच जाएगी। तो उनको लगा एक बार बोल देंगे, हड़का देंगे, काम हो जाएगा। उनके विभाग के जो अधिकारी थे जिले के, वो होटल वाले को उन्होंने फोन किया। होटल वाला टस से मस होने को तैयार नहीं। उसने कहा भाई साहब इसमें 5%, 10% कर देंगे, ये थोड़े हो जाएगा कि आप इतना कम करा देंगे, इससे बड़ा तो फ्री में कर लेते पार्टी। तो तैयार नहीं हुआ। तो उनके नीचे के अधिकारियों ने खूब धमकाया। जब ये धमकी वाला उसके सर से ऊपर गुजर गया तो उसने उस अधिकारी के पास 3-4, वो भी आईएएस अधिकारी थे जो ये बार बार धमकी दे रहे थे, तो उनको उन्होंने, होटल के मालिक ने अपनी 5-6 फोटो भेजी। उस फोटो में वो संघ प्रमुख से लेकर के, संघ के दत्तात्रेय होसवाले से लेकर, योगी आदित्यनाथ से लेकर के बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो थी। फोटो जैसे ही देखी उन्होंने, सांप सूंघ गया। और आखिर में होटल वाले ने थोड़ी देर बाद फोन किया, कहा कि क्या करना है, मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाऊं क्या? और उसके बाद सॉरी कहना पड़ा। नजराना, शुक्राना और जबराना, इसके बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो बता देता हूं। नजराना ये हुआ कि काम हो ना हो थोड़ा सा दे देते हैं, मन अच्छा रहेगा तो काम हो ही जाएगा। शुक्राना ये होता है कि काम हो गया है तो दे दिया हमने, भाई हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जबराना ये होता है, काम हो ना हो, उसको कई बार कहते हैं नॉन डिस्टर्बिंग अलायंस। आप बैठे हैं, आप कहीं पे पोस्टेड हैं, कुछ आप काम कर रहे हैं, अगर मैंने उंगली नहीं की तो उस बात के भी पैसे। जबराना, जबरदस्ती जिसको ले लो। आजकल ट्रांसफर सीजन चल रहा है तो ये तीनों चल रहा है, नजराना, शुक्राना, जबराना। मामला एक आईएएस अधिकारी का। एक दौर था, पश्चिम में वो एक बड़े जिले के डीएम भी रहे हैं। तो
जनवरी के महीने में एक विभाग में उनकी पोस्टिंग हुई। आते ही उन्होंने सब कुछ बदल डालूंगा, मैं हूं तो कोई भी उल्टा सीधा 19-20 ये सब नहीं होना, समय पे 9:30 बजे दफ्तर आना है, 6 बजे तक काम करना है, लंच में नहीं जाना है। मतलब ऐसा लगा कि पूरी दुनिया बदल डालेंगे विभाग में। इससे कड़क अफसर तो कोई आया ही नहीं। सबके हाथ पांव सुन गए, भाई कौन आ गया ये तो। और उनकी छवि भी ऐसी ही थी। लेकिन भाई साहब वो तो रिटायरमेंट का प्लान लेके आए थे। ये भेद अब जाके खुल रहा है कि ये सब जो था वो तमाशा था, पीछे तो असली खेल कुछ और था। जैसे हाथी के दांत 2 तरह के होते हैं, खाने के और दिखाने के। अब तक वो दिखाने वाले दांत चल रहे थे, अब खाने वाले चल रहे हैं। अब ट्रांसफर का सीजन आ गया। अब जनवरी, फरवरी, मार्च तक बिल्कुल खामोश रहे वो। जो भी एक सिस्टम में आता है कहीं से, मुद्रा, आर्थिक, कुछ नहीं छूछा रहे थे। सबको लगा भाई क्या अधिकारी है। विभाग की धीरे धीरे स्टाइल बदलने लगा काम का। अब जब मेन आया तो इधर से उनके स्टाफ ने संदेश देना शुरू किया, लाओ कहाँ है, ये क्या हो गया। बोला हाँ, एक आदमी पहुंचे। एक आदमी क्या, ऐसे भाई सारे कर्मचारी अधिकारी पहुंचे। तो कहा चलो ठीक है भाई। तो अप्रैल मई का दे दिया, अभी जून का महीना है। जून वाले भी वसूली जब शुरू हुई, जून का जब आने लगा तो उनके स्टाफ की तरफ से कहा गया आज जनवरी, फरवरी, मार्च का कौन देगा। कहा भाई ये क्या मामला हो गया, ये तो अभी का चल रहा, तब तो कुछ कहा ही नहीं। और सब लोगों ने उस हिसाब से भी अपनी की होगी सिस्टम में व्यवस्था। अब उनके लेने के देने पड़ गए भाई। इसको जिसको एरियर बोलते हैं ना, कि पिछला बकाया भी जो है वो जनवरी से ले रहे हैं। अब आदमी अपना व्यवस्था किया कि भाई साहब को दे देते हैं चढ़ावा, पर नहीं, हमको चाहिए पिछला भी, एरियर भी, जनवरी और फरवरी, मार्च का। क्योंकि अब इसके बाद मौका कब मिलेगा उनको, भाई साहब को रिटायरमेंट है। तो भाई साहब ने पूरी ताकत झोंक दी। वो क्या होता है ना कि पहले माहौल बनाइए, तो माहौल उन्होंने बनाया। माहौल बनाने से क्या हो गया, रेट बढ़ गया, बहुत कड़क। अब जब रेट बढ़ गया, क्या होता है ना, लोग कहते नहीं है कि एक माहौल से बनता है, तो माहौल बना के उन्होंने अपना रेट बढ़ा दिया। जब रेट बढ़ गया तो कार्यक्रम चालू हो गया। जब कार्यक्रम चालू हो गया तो कहा गया कि भैया ये तो अभी चलता है खाता है, और पिछला खाता कौन देगा, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने की। अब वो 3 महीने वाला जो मामला है वो हो गया जबराना। उससे पहले चला नजराना। शुक्राना क्या देगा आदमी जब सब जबरदस्ती हो रहा है, जबराना ही हो रहा। आपके दिमाग में आए वो IAS महोदय, सोचिएगा, बताइएगा। तो ऑफ कैमरा में आज इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ ऐसी ही दिलचस्प खबरों के साथ। बताइएगा हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है।